दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो रिपोर्ट में बताया था कि कैसे विजय के हाथ तमिलनाडु की सत्ता जाने के बाद केंद्र में बैठी सरकार उन पर दबाव बनाने के लिए वहां निवेश करने वाली कंपनियों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट कराने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। खैर दोस्तों, अब पीएम मोदी, उनकी सरकार और मोदी के भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों, जिनमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का नाम सबसे आगे है, उन सबको विजय ने जवाब देना शुरू कर दिया है। एक तरह से उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि हल्के में मत लेना, भले ही आपके साथ मोदी शाह समेत पूरी बीजेपी क्यों ना हो, हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम उसका जवाब मजबूती और तरीके से दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, तमिलनाडु में नई पार्टी के सत्ता में आने के बाद दक्षिण भारत के इस बड़े निवेश केंद्र पर सबकी नजर टिकी हुई है। जैसे जैसे निवेश की होड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से बड़े प्रोजेक्ट अपने यहाँ ले जाने की कोशिश में जुट गए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विजय निवेशकों को भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों ने सत्ता परिवर्तन को अपने लिए एक मौके के तौर पर देखा है। खासकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि तमिलनाडु में निवेश करने वाली सरकारी और निजी कंपनियां अब उनके राज्य में निवेश करें। आरोप ये भी लग रहा है कि इसमें बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से भी मदद की जा रही है। कई लोगों के मन में ये बात है कि विजय की पार्टी टीवीके की नीतियां अभी पूरी तरह परखी नहीं गई है, इसलिए दूसरे राज्य निवेशकों को अपनी ओर खींचने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत का आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने पिछले 6 महीनों में तमिलनाडु सरकार की ओर से साइन किए गए सभी एमओयूज की समीक्षा की। कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि निवेशकों ने अपनी योजनाओं में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा है कि किसी तरह थलपति विजय को जनता की नज़रों में कमजोर साबित किया जाए। हालांकि विजय भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही वो उद्योग जगत के बड़े नामों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। थलपति विजय की अब तक BMW, टेफे, अपोलो हॉस्पिटल, रेमको, रेनॉल्ट, निसान और MRF जैसी बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। इसके अलावा CII, FICCI और MICCI जैसे उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की है। सरकार की ओर से लगातार सहयोग और नीतियों में स्थिरता का भरोसा दिया जा रहा है। इसका मकसद राज्य के औद्योगिक ढांचे को और मजबूत करना है। विजय सरकार की नई औद्योगिक नीति को अगले 1 महीने के भीतर जारी किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार ये नीति चुनाव से पहले ही तैयार हो चुकी थी, लेकिन इसे जारी करने का फैसला टाल दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि नई सरकार इन नीतियों में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी। अब दोस्तों, भले ही नायडू समेत दूसरे मुख्यमंत्री निवेशकों को लुभाने के लिए आक्रामक रणनीति बना रहे हो, लेकिन तमिलनाडु सरकार के कई अधिकारियों का कहना है कि कंपनियों का भरोसा अभी भी राज्य पर कायम है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सरकार गठन के शुरुआती दौर में कुछ चिंताएं जरूर थी, लेकिन अब वो काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। इसकी वजह यह है कि निवेशकों को तमिलनाडु की औद्योगिक क्षमता और सुविधाओं पर पूरा भरोसा है। अगर देखा जाए तो तमिलनाडु इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहद मजबूत स्थिति में है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योग में ये राज्य दूसरे दक्षिण राज्यों से काफ़ी आगे माना जाता है। जो कंपनियां शुरुआत में देखो और इंतजार करो की नीति अपना रही थी, उन्होंने अब देख लिया है कि सरकार, संस्थाएं सामान्य तरीके से काम कर रही हैं और सब कुछ पहले जैसा चल रहा है। इससे निवेशकों की चिंताएं काफ़ी कम हुई है। दोस्तों, थलपति विजय अब AI और डीप टेक जैसे नए दौर के उद्योगों पर भी खास जोर दे रहे हैं। ज़्यादा निवेश लाने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है जो निवेश बढ़ाने, MSME सेक्टर, ग्रीन एनर्जी और नीतियों में स्थिरता बनाए रखने पर काम कर रहा है। वैसे किसी भी नई सरकार, खासकर गठबंधन सरकार के आने के बाद कुछ समय तक व्यवस्था को दोबारा व्यवस्थित करना सामान्य बात होती है, लेकिन इसके बावजूद उद्योग जगत ने विजय के नेतृत्व वाले तमिलनाडु पर अपना भरोसा बनाए रखा है। तमिलनाडु का निवेश माहौल
उन मजबूत संस्थाओं पर टिका है जिन्होंने हर सरकार के दौरान लगातार काम किया। इसमें गाइडेंस ब्यूरो, सिपकोट, टिडको और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी संस्थाएं शामिल हैं। ये संस्थाएं लगातार सक्रिय हैं और तमिलनाडु में चल रहे प्रोजेक्ट्स का काम भी नहीं रुका है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब जरा इस पूरे खेल को ध्यान से समझिए, क्योंकि कहानी सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट की नहीं है। कहानी उस राजनीति की है जहां तमिलनाडु पर दबाव बनाकर आंध्र प्रदेश को फायदा पहुंचाने की कोशिश की, और इसी वजह से अब बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू दोनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। भारत के सबसे बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट में शामिल AMCA का उड़ान परीक्षण और टेक्निकल सेंटर तमिलनाडु से हटाकर आंध्र प्रदेश को दे दिया गया, जबकि एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तमिलनाडु पहले से देश के सबसे मजबूत राज्यों में गिना जाता है। यहाँ स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्रियल नेटवर्क है, बड़े रिसर्च सेंटर हैं और सबसे अहम बात, पहले से तैयार मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट तमिलनाडु को नहीं मिला, आखिर क्यों? अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे सिर्फ विकास की सोच नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति का बड़ा समीकरण भी काम कर रहा है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि तमिलनाडु में उसकी जमीन अभी भी कमजोर है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में अपनी ताकत और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश जाते हैं तो उसका सीधा राजनीतिक फायदा नायडू को मिलेगा और तमिलनाडु पर दबाव भी बनेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पूरा खेल उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस फैसले से विजय को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई, उसी फैसले ने विजय को और मजबूत बना दिया। क्योंकि जब एक तरफ विपक्ष और बीजेपी समर्थक ये माहौल बनाने लगते हैं कि नई सरकार आने के बाद तमिलनाडु में निवेश रुक जाएगा, कंपनियां डर जाएंगी, इंडस्ट्री दूसरे राज्यों में चली जाएंगी, तब दूसरी तरफ थलपति विजय लगातार बड़ी कंपनियों, इंडस्ट्री संगठनों और निवेशकों से मुलाकात कर रहे थे। वो लगातार ये संदेश दे रहे थे कि सरकार बदली है, लेकिन तमिलनाडु की इंडस्ट्रियल ताकत नहीं बदली। और नतीजा क्या हुआ? ना तो बड़े निवेश रुके, ना कंपनियों ने तमिलनाडु से दूरी बनाई और ना ही इंडस्ट्री का भरोसा टूटा, बल्कि अब खुद उद्योग जगत कह रहा है कि तमिलनाडु की संस्थाएं पहली की तरह काम कर रही हैं और राज्य की आर्थिक मशीनरी पूरी मजबूती से चल रही है। यानी जिस AMCA प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी और नायडू राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे थे, उसी मुद्दे पर अब तमिलनाडु में ये नैरेटिव बनता जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य के साथ भेदभाव कर रही है, और यही चीज विजय के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गई है। दोस्तों, राजनीति में कई बार सत्ता से ज्यादा मजबूत जनता की भावनाएं होती हैं, और इस वक्त तमिलनाडु में बड़ी संख्या में लोग यही मानने लगे हैं कि अगर उनके राज्य के अधिकारों पर चोट होगी तो विजय खुलकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। यानी जिस दाव से मोदी सरकार और नायडू तमिलनाडु पर दबाव बनाना चाहते थे, उसी दाव को थलपति विजय ने अपने पक्ष में मोड़ दिया। और यही वजह है कि सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर विजय अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि तमिलनाडु के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले चेहरे के तौर पर भी उभरते दिखाई दे रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।